Hello guys, I am Athar Ramesh Sankar and today I am going to discuss range of hearing. I am an intern at Intellify and an undergraduate studying at KK Polytechnic Nasik. So let's get started. रेंज ऑफ हियरिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक साउंड चैप्टर में ह्यूमन ईयर आपको पता है ह्यूमन ईयर है उसके लिमिट्स यानी कि वो किस फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकता है किस हद तक सुन सकता है। तो जो मिनिमम लिमिट है जो मिनिमम साउंड हम सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज़ का, यानी कि ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज़ का साउंड सुन सकता है और मैक्सिमम जो साउंड है वो 20,000 हर्ट्ज़। तो रेंजिंग बिटवीन 20,000 हर्ट्ज़ टू 20 हर्ट्ज़ ये लिमिट है ह्यूमन ईयर जो कि साउंड सुन सकता है। ऑडिबल रेंज इसे हम कह सकते हैं। हाउएवर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स कैन हियर द साउंड अप टू 25,000 हर्ट्ज़, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो इससे भी ज़्यादा सुन सकते हैं जो है 25,000 हर्ट्ज़। इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। सो साउंड बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज़ इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि जो साउंड है जो हम सुन नहीं सकते जो 20 हर्ट्ज़ के बिलो है तो उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। ये कैसे प्रोड्यूस होता है आइए देखते हैं। दिस इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वेरी स्लो वाइब्रेशन। ये प्रोड्यूस होता है बहुत ही स्लो वाइब्रेशन की वजह से, मतलब आपको मालूम है जितने ज़्यादा वाइब्रेशन उतने ज़्यादा साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, मतलब उतने ज़्यादा साउंड के हर्ट्ज़ में आप गिनते हैं साउंड को तो वो ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस साउंड बिलो 20 हर्ट्ज़। Human being cannot hear infrasound as their ears are not adapted to hear the sound of such range। अभी हमने डिस्कस किया कि 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ ये ऑडिबल रेंज है ह्यूमन ईयर के लिए। तो बिलो 20 हर्ट्ज़ यानी कि पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो वो साउंड हम सुन नहीं सकते। मैनी एनिमल्स सच एज व्हेल, एलिफेंट, राइनोसोरस ये सुन सकते हैं, राइनोसोरस सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज़ के बिलो जो साउंड रहता है वो अर्थक्वेक का भी रहता है। तो राइनोसोरस को मालूम रहता है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अब आपको ये एक क्वेश्चन आया होगा कि 20 हर्ट्ज़ के बिलो साउंड को तो इंफ्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर जो साउंड रहता है उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये वही साउंड रहता है जो 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर रहता है और ये भी हम सुन नहीं सकते। कौन सुन सकता है? डॉग्स, कैट्स, बैट, मंकी, डियर ये सब अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। Bats catch their prey by producing ultrasound. Bat produces ultrasound and detects the reflected sound waves coming from any obstacle। यानी कि जो बैट्स क्या करते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स जो आते हैं उसे डिटेक्ट करते हैं और फिर जो साउंड रहता है वो 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर रहता है वो प्रोड्यूस करते हैं बैट्स की आवाज़ हम सुन नहीं सकते। तो वो उसे प्रे मतलब क्या शिकार को पकड़ने में उसे हेल्प करता है। ऑल्सो सम एक्वाटिक एनिमल्स कैन हियर दिस साउंड सच एज डॉल्फिन को आपने देखा होगा, ये भी अल्ट्रासाउंड ही यूज़ करते हैं, उसे निकालते हैं टू कैच देयर प्रे। USE ऑफ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इज साउंड वेव्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। अभी हमने देखा 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर साउंड रहता है और हाई फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं हम इसे। बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज एसोसिएटेड विथ मोर एनर्जी एंड कैन पेनिट्रेट अप टू लार्ज एक्सटेंट। मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो सबसे ज़्यादा है इसलिए फिर ये बहुत सारे मीडियम्स को पेनिट्रेट कर सकता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड मेक इट वेरी यूजफुल फॉर मैनी पर्पजेस, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि पेनिट्रेशन थ्रू मैनी मीडियम्स ये इसे बहुत यूजफुल बनाता है। सम ऑफ इट्स यूजेस आर गिवन हियर इन डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब डिटेक्ट कर सकता है। इन क्लीनिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स विच आर बियॉन्ड रीच विदाउट डिसअसेंबलिंग अ पार्ट, यानी कि बहुत सारे मशीन्स रहते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उनके अंदर जो पार्ट रहता है उस तक हम किसी भी साधन से पहुंच नहीं पाते, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं हम उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए। डिटेक्शन ऑफ एनी डिफॉर्मिटीज़ इन मेटल ब्लॉक्स। मेटल ब्लॉक्स के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस आते हैं तो वो डिटेक्ट करते हैं हम अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हुए। डिटेक्शन ऑफ एनी ब्लॉकेड इन पाइपलाइंस। ब्लॉकेड मतलब क्या? ब्लॉकेजेस, यानी कि आप सिंपल एनालिसिस करके अल्ट्रासाउंड पास कर दें आप ब्लॉकेजेस इन पाइप्स डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वो कैसे काम होगा? अगर एक पाइप होगा, एक इस तरह का एक पाइप होगा और यहाँ पर कहीं कहीं तो भी ब्लॉकेज होगा
तो साउंड हम पेनिट करेंगे यहाँ से, और फिर वो जितने जल्दी वो रिफ्लेक्ट होगा वहाँ पर ब्लॉकेज होगा, ठीक है। सोनार, फुल फॉर्म इसका हम देख सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोनार, सोनार कहाँ पे यूज़ होता है? सबमरीन्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो SO स्टैंड्स फॉर साउंड एंड A स्टैंड्स फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। नेविगेशन N के लिए स्टैंड करता है, A के लिए एंड, और R के लिए रेंजिंग। दिस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी बेड, यानी कि जो सबमरीन होते हैं, शिप्स होते हैं, वो डेप्थ ऑफ सी बेड कैसे, मतलब किस पोजीशन में जाना है वो कैसे डिसाइड करते हुए, तो वो सोनार का यूज़ करते हैं। सबमरीन्स में भी यूज़ होता है इन द वाटर प्रोड्यूस बाय अल्ट्रासाउंड। इट इज़ फिटेड ओवर शिप्स एंड सबमरीन्स। ये अल्ट्रासाउंड का एक यूज़ है, तो एक एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड का जहाँ पर अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। ये कहाँ पर फिट होता है? शिप्स एंड सबमरीन्स में। Ultrasound waves are produced by sonar, and when these waves return after reflecting from anything in water, they are analyzed with the help of computer। मतलब अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है शिप कोई भी, वो एकदम beneath द सी जाता है। आपको अल्ट्रासाउंड की जो ये होगी वो याद आ रही होगी कि हाई फ्रिक्वेंसी है तो किसी भी मीडियम से ईजिली पेनिट्रेट हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो जितने जल्दी ये वापस आएगा उतनी कम डेप्थ होगी, और जितने लेट वो वापस आएगा यानी कि उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसलिए फिर डेप्थ ज़्यादा होगी। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर से हम पता लगा सकते हैं। द शेप एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर सी एंड ओशन इज डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो उसके जो शेप एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सब हम ये कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में। ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी आपको याद आती होगी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। द ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक आउटर पार्ट है, एक आउटर ईयर है, एक मिडल ईयर है और एक इनर ईयर। तो आप इसे एक्सटर्नल ईयर भी कह सकते हैं, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी नर्व, कोक्लिस, ऑसिल्स, ईयर ड्रम, इसके जो पोजीशन है ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम अभी अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं जिसमें ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। कोक्लिया ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और ईयर ड्रम भी। एक्सटर्नल ईयर, द एक्सटर्नल ईयर इज आउटसाइड द बॉडी एंड इज कॉल्ड पिना। इट एक्सटेंड्स इनटू द ईयर कैनल, यानी कि जो आपको बाहर से ईयर दिखता है वो होता है एक्सटर्नल ईयर, हम इसे पिना भी कहते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स इनटू द ईयर कैनल, यानी कि ईयर कैनल मतलब क्या, ये यहाँ से लेकर ईयर ड्रम के तक जाता है। तो ये यहाँ पर हाईलाइटेड पोजीशन जो है वो एक्सटर्नल ईयर का है, ठीक है। मिडल ईयर, द मिडल ईयर इज कंपोज ऑफ द ईयर ड्रम और टिम्पैनम, यानी कि ईयर ड्रम को टिम्पैनम भी कहते हैं, एंड बोन ऑसिल्स। तो ऑसिल्स जो है ये मिडल ईयर का पार्ट है, बोन है ऑसिल्स और वो ईयर ड्रम है। तो ईयर ड्रम क्या करेगा? वाइब्रेट होगा और फिर साउंड डिटेक्शन होगा, ठीक है। दीज आर 3 बोन्स, ऑसिल्स, विच द हैमर, द एनविल एंड द स्टर्ब, यानी कि यहाँ पर 3 है। ऐसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाई नहीं दिए, लेकिन ऑसिल्स के आसपास ही होते हैं वहाँ पर। कौन से होते हैं? ऑसिल्स, एनविल एंड स्टर्ब। Internal ear, the internal ear is composed of a cochlea and 3 semicircular canals. The cochlea makes the hearing apparatus and the auditory nerve from it goes to the brain। यानी कि यहाँ पर जो मिडल ईयर में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं ईयर ड्रम के ऊपर, तो वो कोक्लिया उसे मैग्नीफाई करता है। कोक्लिया इनर ईयर का एक पार्ट है और वो नर्व को देता है, जिस नर्व उसे ब्रेन की तरफ लेके जाती है। और आप देख सकते हैं ईयर में यहाँ पर एक पैसेज टू द थ्रोट भी है, यानी कि टू थ्रोट, ठीक है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, द एक्सटर्नल ईयर कैचेस साउंड वेव्स एंड चैनलाइजेस देम टू द ईयर ड्रम via the ear canal. During compression, the pressure increases outside the eardrum, which forces the eardrum to move inwards. During refraction, the pressure decreases outside the eardrum, which forces the eardrum to move outwards। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब साउंड वेव आता है तो ईयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करेगा और ईयर ड्रम को अंदर इनवर्ड्स फोर्स करेगा मूव करने में, यानी कि वो एक कंप्रेशन होगा और फिर रिफ्रैक्शन, मतलब साउंड वेव जब चला जाएगा तब रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा। रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या करेगा? ईयर ड्रम को
आउटवर्ड मूव होने में मदद करेगा। द वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस इन द ईयर ड्रम। फर्दर द 3 बोन्स, यानी कि 3 बोन्स हमने यहाँ पर देखा कौन से थे, ऑसिल्स, द अनवेल एंड द स्टिरप। तो मिडल ईयर में है, तो वो उसे एम्पलीफाई करेगी और फिर इनर ईयर में वो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू जाएंगे और दिस सिग्नल्स आर देन ट्रांसमिटेड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, और फिर नर्व ऑडिटरी नर्व से वो ब्रेन की तरफ जाएंगे। फाइनली द ब्रेन इंटरप्रिट्स दिस सिग्नल्स एज साउंड, और फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो ऑडिटरी नर्व से ब्रेन की तरफ आए हैं, फिर वो ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा और उस सिग्नल्स को साउंड के रूप में आप तक पहुंचाएगा, और ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा। अगर नहीं भी समझा होगा फिर भी आप इंटेलीफाई 14 पर जाके अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। वहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर्स फोरम भी है, और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।